लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज की यह वीडियो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम से तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़ाई किए नहीं पढ़ाई किए कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंटफुल होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ कई की पॉइंट भी बताए गए जिनसे भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। और दोस्तों आप कितने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते ही नहीं। दोस्तों इससे आपका क्या होता है दोस्तों कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में एक ही बार होता है, ये आपके लिए अंतिम समय है। इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए, तभी आपका नाम रोशन होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। आने वाला ये मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है, इसका खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का जो है वो खोज किया गया। यह सिंध के लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ। किसने किया, तो राखल दास बनर्जी। कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था। आपको जो डाकयार्ड गोदीवाड़ा का अवशेष जो है वो इनमें से कौन सा नगर से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये जो डाकयार्ड है इसका जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लोथल। दोस्तों लोथल जो है वो एक बंदरगाह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोथल किस लिए फेमस था, तो बंदरगाह के लिए जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, और ये जो लोथल है दोस्तों वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है वो एस.आर. राव के द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट दिए गए इन सभी पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 में दिया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों ये मौर्य वंश है, इनके अंतिम शासक जो है वो बृहदत्त थे। आने ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बृहदत्त। दोस्तों बृहदत्त जो है वो इसे पराजित कर पुष्यमित्र शंगु ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र है इसके रचयिता कौटिल्य है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो कौटिल्य है इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो यदि कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहेगा और चाणक्य या विष्णुगुप्त में कोई भी रहेगा तो आपको सही आंसर करना है। ठीक है, दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के राजनीति के बारे में वर्णन किया गया इस पुस्तक में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जो अर्थशास्त्र इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के राजनीति के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में दिया है कि मृतकों का टीला कहा जाता है। जो मृतकों का टीला है वो किससे कहा जाता है। दोस्तों मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो कौन सा भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो मृतकों का टीला, और इससे सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 में दिया है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा है इसकी खोज कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा इसका खोज किया गया फ्रेंड, तो इसका खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। कब, तो 1921 ईस्वी में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड, तो ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो नृत्य करती हुई लड़की का जो अवशेष मिला था वो कौन सा स्थान से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था फ्रेंड ये जो नृत्य करती हुई लड़की। और ये जो मूर्ति है फ्रेंड वो कौन सा धातु से बनाया गया था, तो कांस्य धातु से ये जो मूर्ति है वो बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है ये मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों ये मौर्य वंश की स्थापना जो है वो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धरानंद को पराजय कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, तो 322 ईसा पूर्व। ठीक है, और किसके सहयोग से हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य के सहयोग से हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ये मौर्य साम्राज्य इसमें जो प्रचलित मुद्रा है उसको क्या कहा था, तो दोस्तों उसे पर्ण कहा जाता था। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा पर्ण। ठीक है, दोस्तों वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष जो है वो पन्ना अध्यक्ष कहलाता था, वो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष है वो उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में दिया कि मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। ये मुद्राक्षस है इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों ये मुद्राक्षस है इसके लेखक जो है वो
विशाखा दत्त है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विशाखा दत्त। इस पुस्तक में नंद वंश की समाप्ति एवं मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन मिला है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछा जा सकता है, ये मुद्राक्षस पुस्तक है, इसमें जो है वो किसके बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है वो नंद वंश और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किया गया। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा और एकदम वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 दे कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, अगर इनमें से कौन सा जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो दोस्तों ये जो है बिंदुसार, ये भी मौर्य वंश के शासक थे, अशोक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन ये जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अजातशत्रु। दोस्तों बिंदुसार जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, ये जो बिंदुसार है ये किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का। ठीक है, बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा, तो बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। दोस्तों यहाँ पे जितने भी की पॉइंट दिए गए ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ते रहना। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, आने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है, तो दोस्तों इन्होंने सेल्यूकस को जो है वो 322 ईसा पूर्व पराजित किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो किसका सेनापति था, तो सिकंदर का। ठीक है, इसी की बेटी हेलेना से मौर्य का विवाह हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बेटी की हेलेना जो है उसका मौर्य से विवाह हुआ था, बदले में ये अपने ससुर को यानी सेल्यूकस निकेटर को जो है वो 500 हाथी जो है वो देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, आने वाले जो अमरावती का स्तूप है वो कौन सा राज्य में स्थित है, तो अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आने ऑप्शन ये राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो अमरावती का स्तूप है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। कौन सा जिला, तो गुंटूर जिले में। ठीक है, कौन सा नदी किनारे पर है, तो कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और इसे अमरेश्वर स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या दिया बोल रहे हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है, तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर जातक कथा जी है, तो जातक कथा में संकलित है। दोस्तों ये पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णुवर्धन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप में संरक्षण में योगदान दिया था, आने पर ये जो भोपाल के इनमें से कौन सा बेगम जो वो सांची के स्तूप में काफी ज्यादा योगदान दिया था, तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो है वो काफी ज्यादा योगदान दिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, दोस्तों ये जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया कि जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, जिसकी खोज जो है फ्रेंड वो 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सांची है इसका स्तूप का जो है वो इसका बनाया गया, तो इसकी खोज जो 1818 में हुआ और इसे जनरल टेलर ने इसकी खोज किया था। ठीक है, कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बोल रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, काफी अभी क्वेश्चन ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। यदि बात करें इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व जो है वो लुम्नी में हुआ था। ये जो लुम्नी कहाँ पर है, तो ये जो लुम्नी है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, यदि बात करें इनका मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो कुशीनगर में। इनके पिता का नाम सुधोधन था। ठीक है, और इनकी माता का जो नाम था वो महामाया, और वहीं इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों ये महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा वैशाली। दोस्तों महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व जो वो महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु होगी। इनके माता का नाम जो है वो त्रिशला था। ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। नेक्स्ट 18 में दिया है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन जो संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थलभद्र थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन 19 में दिया गया कि स्तूप संबंधित है, यानी ये जो स्तूप है वो इनमें से किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बौद्ध। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों के तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे क्लास 12 का जो है वो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल में तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुंडल वंश कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे कुंडल वंश का पूछ रहा है कि कौन सा
जो है कुंडलवन कश्मीर का जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुए थे वो किसके कार्यकाल में होता? तो कनिष्क के कार्यकाल में होता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कनिष्क। दोस्तों यहाँ पे चतुर्थ पूछा, लेकिन आपसे अगर पहला बौद्ध संगीति पूछा जाएगा, पहला बौद्ध संगीति जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के कार्यकाल में होता है, ठीक है। सेकंड बौद्ध संगीति जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो काला अशोक के कार्यकाल में जो है वो सेकंड दूसरा बौद्ध संगीति हुआ, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के कार्यकाल में हुआ और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के कार्यकाल में हुआ। तो यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई, पहली किसकी हुई या फिर चौथा किसका हुआ। तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है ताकि आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। नहीं, क्या बोल रहा है कि सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सूफी परंपरा है इसमें पीर का क्या अर्थ होता है? तो पीर का जो अर्थ है वो गुरु होता है। यहाँ पे पीर पूछा गया, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? तो मुरीद का जो अर्थ है वो शिष्य होता है। जियारत का अर्थ क्या होता है? जियारत का जो अर्थ है वो दरगाह की यात्रा। वहीं खानकाह की बात करें तो खानकाह का जो अर्थ है वो सूफी संतों का आवास स्थल होता है, ठीक है, या फिर विश्राम स्थल, ठीक है। अगला पूछेगा कि जिम्मी का अर्थ क्या था? तो गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो कर्ज है उसे जिम्मी कहा जाता है, ठीक है। ये जो सिलसिला है इसका जो अर्थ है वो संप्रदाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन बोल रहे हैं कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। आने वाली जो भक्ति और सूफी आंदोलन है इनका योगदान जो है वो किसमें था? तो धार्मिक सद्भाव में भी इनका काफी योगदान होता था। हिंदू और मुसलमानों में एकता में भी काफी ज़्यादा योगदान होता था। सामाजिक सद्भाव में भी योगदान होता था। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भक्ति आंदोलन है और भारत के कौन सा क्षेत्र से प्रारंभ होता? तो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दक्षिण। दोस्तों भक्ति आंदोलन की जो है वो शुरुआत कब हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं सदी में हुआ था। कहाँ से? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो कौन सा राज्य से हुआ था? तो कर्नाटक राज्य से, ठीक है। और शुरू करने का जो श्रेय है फ्रेंड वो किसके जाता था? तो शंकराचार्य जो फ्रेंड वो भक्ति आंदोलन की शुरू करने का श्रेय जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भक्ति आंदोलन को जो है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जो फ्रेंड वो भक्ति आंदोलन को जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत को क्या नाम था? हमें बताने जो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत है उसे क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल के प्रमुख संत थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रमुख संत थे? तो बंगाल के। ये सगुन परंपरा के थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कौन सा परंपरा के थे? तो सगुन परंपरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है वो इनमें से कौन सा सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा चिश्ती संप्रदाय। दोस्तों ये जो निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद बिन अहमद बिन दलियल अल बुखारी था। काफी ज्यादा इसका लंबा नाम है मोहम्मद बिन अहमद बिन दलियल अल बुखारी, ठीक है। ये दिल्ली के 7वें सुल्तानों का काल देखा था। दोस्तों ये जो मोहम्मद बिन अलिया जो फ्रेंड है निजामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली के 7वें सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। ये चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध सूफी थे संत थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और इनके गुरु का जो नाम था वो बाबा फरीद था। नेक्स्ट दिया गया कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था? ये तालवंडी है वो इनमें से किसका जन्म स्थान होता है तालवंडी में? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो तालवंडी में हुआ था। तो कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में पंजाब के तालवंडी में हुआ था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ पर? तो पंजाब के तालवंडी में, ठीक है। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। यानी ये जो गुरु नानक है फ्रेंड वो कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो सिख धर्म के, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो 1538 ईस्वी में हो जाती है। यानी गुरु नानक का जो मृत्यु है वो 1538 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 27 में दिया कि किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी? आने को इनमें से कौन सा काल में जो है वो आयंकर और नायंकर व्यवस्था काफी ज्यादा प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विजयनगर काल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? काफी भी क्वेश्चन था कि जो 1565 ईस्वी में जो वो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। दोस्तों ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध जो है उसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शायद आपसे पूछेगा कि जो राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब होता? तो दोस्तों राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध है वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये तालीकोटा का युद्ध है वो राम राय और आदिल शाह के बीच हुआ था। इसमें ये जो राम राय है इनका हार हो गया था और ये जो आदिल शाह है ये जीत गए थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 29 में देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। काफी ज्यादा भी क्वेश्चन है, ये विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो 1347 ईस्वी में ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। तो क्वेश्चन में शायद आपसे पूछा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन दिया है फ्रेंड कि कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे। यानी आपको नहीं, कृष्णदेवराय है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये जो कौन सा साम्राज्य के राजा थे, तो विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। मैंने आपको पहले ही बताया कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दोस्तों ये कृष्णदेवराय है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलु वंश के शासक कौन थे, तो कृष्णदेवराय इस साम्राज्य के सबसे महान भी शासक थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसके सबसे प्रमुख शासक कौन थे, सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो ये जो है वो कृष्णदेवराय। ठीक है, इन्हें जो फ्रेंड वो आंध्र भोज व अभिनव भोज का उपाधि दिया गया था। तो आपसे शायद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र भोज और अभिनव भोज का उपाधि इनमें से कौन सा व्यक्ति के दिया गया था, तो कृष्णदेवराय को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो विजयनगर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विजयनगर। दोस्तों हम्पी जो है वो हम्पी विजयनगर के कर्नाटक जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने किया था। तो हम्पी का खोज किसने किया, तो कॉलिन मैकेंजी ने। कब किया, तो 1800 ईस्वी में। ठीक है, इसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जो है वो विश्व पुरा स्थल घोषित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम्पी को जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है वो विश्व पुरा स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विजयनगर की स्थापना किसने की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य है इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया। कौन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंश। कौन कौन, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया। तो अबुल फजल के द्वारा जो फ्रेंड वो अकबरनामा का रचना किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अबुल फजल। कौन सा भाषा में किया गया फ्रेंड, तो फारसी भाषा में। ठीक है, अगला 35 में देखिए कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। वैसे डेट की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो फ्रेंड वो प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था फ्रेंड, तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर। इसमें इब्राहिम लोदी जो फ्रेंड इसका हार हुआ था और जो बाबर है वो जीत गए थे। ठीक है, नंबर 36 में देखिए कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों जो आइन ए अकबरी है वो टोटल 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 5 भागों में। ठीक है, दोस्तों ये आइन ए अकबरी है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो आइन ए अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और कौन सा भाषा में लिखा गया, तो मैंने आपको बताया कि ये जो आइन ए अकबरी है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और कितने भागों में लिखा गया था, तो टोटल 5 भागों में लिखा गया था। अगला 37 दे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों ये जो अकबर है इसके वित्त मंत्री जो है वो टोडरमल थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट में क्या बोला है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों ये तंबाकू पर है वो कौन सा शासक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों तंबाकू पर जो है वो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन दोस्तों तंबाकू का सेवन सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो बाबर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा की पॉइंट मैंने बता दिया कि जो तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, किंतु इसकी खोज जो है वो अकबर ने किया था। तंबाकू का खोज किसने किया, तो अकबर ने इसकी खोज किया। यह खेती जो है वो तंबाकू जो खेती है वो पुर्तगाल से जो भारत आया था। ठीक है, कब आए फ्रेंड, तो 1604 ईस्वी में। 1640 में इसका खोज है दोस्तों। ठीक है, अगर 39 में देखें कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। ये मुगल काल है इसमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो पोलज। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये जो आइन ये अकबरी में है ये मुगल काल की भूमि को जो है वो 4 भागों में बांटा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आइन ये अकबरी पुस्तक है इसमें मुगलकालीन नगरों में जो भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। दोस्तों सर्वाधिक जो आय का महत्वपूर्ण साधन था वो भू राजस्व यानी खिराज। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों जब आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों कि आपको इतना कम समय में दोस्तों आपका जितने भी चैप्टर पढ़ना है उन हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करना है। ठीक है,
हर एक चैप्टर का, और जितने भी मॉडल सेट आए उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना। दोस्तों यदि आप इनका कंप्लीट सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, हर एक मॉडल सेट का जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने इस चैनल में 280 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से करवाए। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका हिस्ट्री से एक भी MCQ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, ठीक है, तो आप उसको भी लास्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको टोटल 5 सेट इसी तरह से करवाऊंगा, 5 भागों में आपको 40 क्वेश्चन करवा जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।